हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव। दिस रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा in 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Youth Struggle for Justice and formed a new party, Lok Dal. इसमें 1987 में हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी। चौधरी देवीलाल जी उस वक्त ऑपोजिशन के लीडर थे। उन्होंने न्याय युद्ध यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक नए पार्टी का गठन किया। ये हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. उनकी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन में दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। In the election campaign, Devilal said that if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. इलेक्शन के कैंपेन में देवीलाल जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो उनकी सरकार किसान और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन्स को माफ कर देगी। उन्होंने वायदा किया कि सरकार बनने के बाद उनका यह पहला काम होगा। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devilal's promise. लोग उस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट से नाखुश थे और वे देवीलाल जी के वायदे की तरफ अट्रैक्ट भी हुए थे। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। So, when elections were held,
They voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. इस वजह से जब इलेक्शंस हुए तब लोगों ने लोकदल और उनकी अलाइज पार्टी के फेवर में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को स्टेट असेंबली में 90 सीटों में से 76 सीट पर वो जीत मिली। लोकदल को अकेले 60 सीट मिली थी, इसलिए असेंबली में उनका क्लियर मेजोरिटी था। कांग्रेस को केवल 5 सीट मिली थी। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुए तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. लोकदल पार्टी के न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज ने देवीलाल जी को अपना लीडर चुना। गवर्नर ने देवीलाल जी को नया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट किया। इलेक्शन रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 3 दिन बाद वे चीफ मिनिस्टर बन गए। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनकी सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर में छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के आउटस्टैंडिंग लोन यानी बकाया ऋण को माफ कर दिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. उनकी पार्टी ने 4 साल तक शासन किया। अगला इलेक्शन 1991 में हुआ, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और सरकार बनाई। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? चुनावों की जरूरत क्यों है? इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which elections take place
टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। पूरे विश्व में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic. हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि ऐसे भी देश हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन वहां भी चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। But why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without elections. पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. बिना इलेक्शन के लोगों का शासन तभी पॉसिबल है जब सभी लोग हर रोज एक साथ बैठे और सारे डिसीजंस मिलजुल कर ले। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। बट एज वी हैव ऑलरेडी seen in chapter 1, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ऐसा लार्ज कम्युनिटीज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे और ना ही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि केओस हो जाएगा। और ना ही ये पॉसिबल है कि हर किसी के पास सभी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए टाइम और नॉलेज हो। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. इसलिए मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पे शासन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। Is there a democratic way of selecting representatives without elections? बिना इलेक्शन के क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है जिससे रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किया जा सकता है? क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. एक ऐसे जगह की कल्पना करते हैं जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव उनके एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, या कोई ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव उनके एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पे होता है। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require elections. ये डिसाइड करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कौन ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं
कि लोग मिलकर इस परेशानी को रिजॉल्व कर लेंगे, फिर तो क्लियर है कि ऐसी जगह पे इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर ये मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या हम ऐसे जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को वो रिप्रेजेंटेटिव पसंद है? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेंगे? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों को पसंद ना आए, वो अपने पद पर ना बना रहे? लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वे अपने पद पर ना बना रहे? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. इन सभी सवालों के जवाब है कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल पे खुद चुन सके और उन्हें चेंज कर सके अगर उनकी इच्छा हो तो। इसी मैकेनिज्म को इलेक्शन कहते हैं। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. इसी वजह से हमारे समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन को जरूरी माना जाता है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। लोग ये चुनते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। लोग सरकार बनाने वाले और मेजर डिसीजन लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज द पार्टी whose policies will guide the government and law making. लोग सरकार बनाने वाले और उसी सरकार द्वारा लॉज बनाने वाले, पॉलिसी बनाने वाले पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. Elections कई तरह से करवाए जा सकते हैं,
सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? We have discussed this question briefly in Chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. So, चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। हमने चैप्टर 1 में इसे डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए मिनिमम कंडीशंस को समझते हैं। आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. फर्स्ट, सभी लोगों के पास चुनाव करने की सुविधा हो। इसका मतलब वन मैन वन वोट हो, मतलब एक व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार हो और सभी वोट का वैल्यू सेम हो। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल्य हो। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर some real choice to the voters. सेकेंड, इलेक्शन में लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, मतलब पार्टीज कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतरने के लिए आजाद हो, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो और इससे लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। थर्ड, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होने चाहिए ताकि लोगों को ऑप्शन मिलता रहे। अगर वो सरकार से नाखुश हैं तो वो किसी और को चुन सकते हैं, इसलिए कुछ सालों में रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होने चाहिए। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। फोर्थ, लोगों ने जिस कैंडिडेट को पसंद किया है, जिसे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, वही इलेक्ट होना चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। फिफ्थ, इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जाना चाहिए ताकि लोग अपने पसंद के कैंडिडेट को चुन सके। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled.
ये कंडीशंस हो सकता है आपको इजी और सिंपल लग रहे होंगे, बट ऐसे बहुत से देश हैं जहां ये सिंपल कंडीशंस भी फुलफिल नहीं होते। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. इस चैप्टर में हम अपने देश के इलेक्शन में इन कंडीशंस को अप्लाई करके देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है या नहीं। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन का मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन है। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। ये कंपटीशन कई तरह के रूप ले सकती है, बट जो इसका मोस्ट ऑब्वियस रूप है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का कंपटीशन। ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग सेवरल कैंडिडेट्स। इफ देयर is no competition, elections will become pointless. कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल यानी निर्वाचन क्षेत्र में ये कंपटीशन कैंडिडेट्स के बीच में होता है जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। अगर कंपटीशन ना हो तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं होंगे। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर्स इन ए जियोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया के वोटर्स जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? सवाल यह आता है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा होता है? लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज है? क्लियरली, एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। देखिए, इलेक्टोरल कंपटीशन के डिमेरिट्स तो हैं, क्योंकि इससे हर लोकेलिटी में ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरे लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। You would have heard of people complaining of party politics in your locality. आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। Different political parties and leaders often level allegations against one another. Different political parties और नेता एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाते हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज
dirty tricks to win elections. चुनाव जीतने के लिए कभी कभी पार्टीज और कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स का भी यूज करते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का प्रेशर अच्छे सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को पनपने नहीं देता। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. इन्हीं रीजंस के कारण कुछ अच्छे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं इसमें नहीं उतरते हैं। उन्हें इस अनहेल्दी कंपटीशन में उतरना अच्छा नहीं लगता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. हमारे संविधान निर्माता इन प्रॉब्लम्स के प्रति अवेयर थे, फिर भी हमारे फ्यूचर लीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शन में फ्री कंपटीशन को उन्होंने चुना। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। They did so because this system works better in the long run. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये सिस्टम लॉन्ग रन में ज्यादा अच्छे से काम करती है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। एक आइडियल वर्ल्ड में, एक आदर्श दुनिया में सभी पॉलिटिकल लीडर्स को पता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स लोगों की सेवा करने के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। ऐसे आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी आदर्श दुनिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है। बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स दूसरे प्रोफेशनल्स के जैसे ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजिशंस फॉर देमसेल्व्स। वे पावर में बने रहना चाहते हैं या फिर हाई पोजीशन और अधिक से अधिक पावर चाहते हैं। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड
entirely on their sense of duty. हो सकता है कि वो लोगों की सेवा करना चाहते हो, बट सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ पावर पाना चाहते हो, लोगों की सेवा नहीं करना चाहते हो। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. ऐसा भी हो सकता है कि वे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, बट उन्हें ये ना पता हो कि ये सब काम कैसे किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार है वो लोगों की जरूरत से मैच ही ना करे। ये भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें ये मालूम ना हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. एक तरीका है कि पॉलिटिकल लीडर्स के कैरेक्टर को, उनके नॉलेज को सुधारा जाए, इंप्रूवमेंट लाया जाए। एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. दूसरा जो रियलिस्टिक तरीका है वो ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां अगर पॉलिटिकल लीडर्स अच्छा काम करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर वे अच्छा काम नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। दूसरा और ज्यादा व्यावहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। Who decides this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. लेकिन सवाल ये आता है कि ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? इसका जवाब है लोग डिसाइड करेंगे इलेक्शन में। पॉलिटिकल लीडर्स अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग उन्हें चुनेंगे, और अगर वे अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें नहीं चुनेंगे। यही है इलेक्टोरल कंपटीशन। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एक दूसरे से compete करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे लोग ही उनके लिए रिवॉर्ड या पनिशमेंट चूज करेंगे उनकी परफॉर्मेंस देख के। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन से पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को लाभ मिलता है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छाओं के अनुसार इश्यूज को रेज किया तो लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और अगले इलेक्शन में उनके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again.
बट अगर वे अपने काम से लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो अगले इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. So, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है, फिर भी उसे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में वो पार्टी नहीं जीत पाएगी। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. मार्केट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। अगर एक दुकानदार प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे कस्टमर को अच्छा सर्विस देना होगा। अगर वो अच्छा सर्विस नहीं देता, तो कस्टमर दूसरे दुकान पे चला जाएगा। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. ठीक इसी तरीके से हो सकता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण थोड़े बहुत डिवीजन हो जाए, बट फाइनली इसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को लोगों की सेवा करना पड़ता है। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।